चाह रहा हूँ कैसे आ रहा है इसका डिस्प्ले। सर यहाँ पर स्टार्टेड फोर 540 थोड़ा सा
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप लोगों का? ठीक है, अभी इंशाल्लाह सेमिनार स्टार्ट होता है जी। अभी जो फर्स्ट इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होगी वो फैसल हयात साहब, जो CSS क्वालिफायर हैं 2020 के, और ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ओवर हेयर एट आईसेफ। और आपके जो सेकंड स्पीकर होंगे आज के जो इंशाल्लाह सेमिनार के इज़ द डॉक्टर हमज़ा जंगीर अवान, उनकी अभी फॉरेन सर्विस पाकिस्तान में एलोकेशन हुई है। और जो थर्ड स्पीकर हैं वो होंगे उसमें रमज़ान इश्तियाक साहब, जिनकी 14th पोजीशन है अक्रॉस द पाकिस्तान, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनकी एलोकेशन हुई है। ठीक है, तो फैसल हयात साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर ये ज़रा AC को सेट कर मैं इसको अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि सर ने भी मेरा इंट्रोडक्शन करवाया मेरा नाम फैसल हयात है और मैंने 2020 में CSS क्वालिफाई किया था। बेसिकली हमारा जो सेमिनार था आज ये वर्चुअली था, जिसमें मोस्टली हमने लोगों के जो ऑनलाइन थे उनके साथ इंटरेक्ट करना था। बाद में चूँकि रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुई तो हमने इसको फिज़िकली भी किया। तो आज का जो ये सेमिनार है हम इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स कि CSS होता क्या है, कि व्हाट इज़ CSS या CSS के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर वी डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली इट इज़, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें स्टार्ट करना पड़ता है या कौन से ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। सेकेंडली उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि CSS है क्या। सेकेंडली हमारे पास अक्सर तो हमें गाइडेंस तो मिल जाती है कि हमें लोग बताते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, बट जो एक्चुअली प्रैक्टिकल लोग जिन्होंने किया होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हमज़ा जंगीर अवान साहब हैं जिनकी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 51st पोजीशन आई है। उसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक साहब हैं जो कि हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं यहाँ पे, उनकी 40th पोजीशन आई है ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। वो आपको बताएंगे कि CSS जो है उन्होंने किस तरह किया, जो आप इर्द गिर्द सुनते हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या कौन से ऐसे वेज़ एंड मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जाते हैं CSS को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम CSS की बेसिक्स की तरफ आ जाएं तो CSS एक मुकाबले का इम्तिहान भी है। पूरे पाकिस्तान में हर साल फरवरी में होता है, जिसमें फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस कैंडिडेट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं ऑन द बेसिस, जिसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है BA की डिग्री। BA में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी। वो बंदा एलिजिबल होता है 30 ईयर एज, जो कि नॉन एम्प्लॉयड हैं, उनकी एज की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपेयर हो सकते हैं इसमें। उसके अलावा CSS में 12 जो है उस एक सब्जेक्ट जो है, जैसे आपको ये हैंड आउट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें 6 कंपलसरी होते हैं और 6 जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी में आपका इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसी होता है, इस्लामियात होता है, उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, और उसके अलावा आपका एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है। उसके बाद आता है द मेन एंड द क्रूशल थिंग, एक वाइटल एस्पेक्ट जिसे हम कंसिडर करते हैं, वो होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल में देयर आर 2 ग्रुप्स, जिनमें 200 मार्क्स के 2 ग्रुप सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें साइंसेज वालों के लिए अलग हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस IR है। सेम इज़ द केस विद ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, जो कि आप नीचे डाउन द बॉटम जाते हैं तो उनमें से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि CSS की जर्नी जो है वो स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, या कौन सा टाइम फ्रेम है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कि आपके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है कि वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन CSS एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो यही सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए आगे सर, यही सारी जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक साहब हैं, जिनकी 40th पोजीशन है ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इनकी एलोकेशन हुई है। और उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर हमज़ा जंगीर अवान साहब हैं, जिनकी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हुई है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हमज़ा जंगीर अवान साहब को यहाँ पे दावत दूँगा कि वो आएँ और अपनी जो है जर्नी को भी शेयर करें और हमें बताएं कि जो CSS का एक प्रोसेस है किस तरह उन्होंने इसको अकम्प्लिश किया और किस तरह ये आपके लिए जो है इसको ईजी करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू आर फाइन, सारे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जी CSS क्या है। सिविल सर्विसेज का किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर, किसी भी मुल्क के
पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, किसी भी मुल्क की राइज के अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और कार्डिनल रोल होता है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स ही वो बेसिक कोर मशीनरी हैं जिसके थ्रू कोई भी कंट्री नेशनली और इंटरनेशनली फंक्शन कर सकता है। तो इस मशीनरी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर इंडक्शन जो है एक बड़ा सेंसिटिव अफेयर है और बड़ा कंपेटिटिव भी है, कि नेशनल लेवल के ऊपर आपने अक्रॉस दी 4 प्रोविंसेस वो ब्रेन्स और वो कॉम्पिटेंट माइंड्स हैंड पिक करने हैं जो नेशनल प्रोग्रेस और नेशनल डेवलपमेंट की बिड को सप्लांट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो सिविल सर्विसेज हैं, उसके लिए CSS का या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का एक सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के थ्रू FPSC एक एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसकी बेस के ऊपर नेशनली एक मिक्स ऑफ कैंडिडेट्स को पास किया जाता है और आगे इंटरव्यू की कड़ी से उनमें से बड़े फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट को एलोकेशन की जाती है। ठीक है, तो इस सारी मंजिल से गुजर के इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां पे वो अपने नेशनल विजन को स्टेट के लिए, स्टेट के इंसेंटिव्स के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए अपना एक हिस्सा जो है नेशनल प्रोग्रेस के अंदर डाल सकता है। तो इस इतनी बड़ी ग्रैंड नेशनल पिक्चर के अंदर एक चर्निंग व्हील के तौर पर आपकी इंक्लूजन होने के लिए जो गेटवे है वो CSS है। इस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की ड्रीम को रियलाइज करने, उस नेशनल प्रिविलेज पोजीशन पर पहुंचने के लिए जहां पे आप डिलीवर कर सकें, आपके पास इनिशिएटिव लेने का एक इंसेंटिव भी हो और एट द सेम टाइम आप सोसाइटी के अंदर नेशनली भी और इंटरनेशनली एक ऑनरेबल पोजीशन के ऊपर फाइज हो जाएं, उसके लिए सारे प्रोसेस को हम CSS कहते हैं। CSS का प्रोसेस एप्लीकेशन से लेके, एग्जाम से लेके, इंटरव्यू से एलोकेशन और ट्रेनिंग तक का डिफरेंट स्टेजेस पर मुहित है। आज हम जिस स्टेज की बात कर रहे हैं वो स्टेज है हमारा एग्जामिनेशन का, क्योंकि द मेन टिकट टू योर सक्सेस इज गोइंग टू बी द एग्जामिनेशन। इफ यू आर एबल टू स्कोर वेल इन द एग्जाम, अल्टीमेटली तब भी आप अपने CSP बनने की ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। CSS क्यों करना चाहिए? CSS करने की हर इंडिविजुअल की अपनी मोटिवेशन कि जी मैं नेशनल प्रोग्रेस को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर बिलीव करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व विद डिग्निटी, मैं डिग्निटी के साथ सर्विस करना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन जो है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है उसको एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं एक इफेक्टिव रोल के अंदर आना चाहता हूँ। तो हर इंसान की अपनी सेट ऑफ पर्सनल प्रिविलेजेस हैं। जो भी आपकी मोटिवेशन है, जो भी आपका रैशनैले है CSS करने के लिए, इस एग्जाम की जर्नी को अंडरटेक करने के लिए, अगर आपको वो इस डायरेक्शन के लिए, इस आर्डुअस और जर्नी को डिलीजेंटली अपटेक करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो वो जस्टिफाइड है। हर इंडिविजुअल का अपना एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट के हिसाब से उसकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो जिस चीज़ से आपकी CSS की जर्नी को तकवीत मिलती है, उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करें। मेरी जो पर्सनल आइडियोलॉजी थी कि मैंने क्यों CSS किया, तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन डिग्निटी इन सर्विस। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि आपने सर्व तो करना है। एज अ डॉक्टर भी मैं कर रहा था, इंटरनेशनल फोरम्स में भी मैंने सर्व किया, इंटरनेशनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स में भी किया, बट आई बिलीव कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्रिविलेज पोजीशन मुझे मिल जाए जहां पे मैं अपने नेशनल विजन को ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास एक फ्री हैंड भी हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं स्टेट के लिए भी कुछ कर सकूं और एट द सेम टाइम मेरी अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो भी प्रिजर्व। और इन अ नटशेल हर CSS के कैंडिडेट की यही मोटिवेशन होती है जिसके लिए वो इस एग्जाम की जर्नी को अंडरटेक करते हैं। ठीक है, CSS का जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, इसको कैसे पास किया जाए? I would like to highlight this fact that nobody who has come from the mass has ever cleared CSS. It is people like you, it is people like me, that these ordinary people have succeeded in this exam. कोई ऐसा कोई खास बेंचमार्क या किसी के पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करके लोगों ने CSS किया हो। It is only targeted, meticulous, dedicated effort। ये जो एफर्ट है, जो टारगेटेड भी है, जो मेटिकुलस भी है, जो डेडिकेटेड भी है, जो ये शख्स कर लेता है वो इसको अचीव कर लेता है। अब इसमें आपके पास 2 ट्रैक्स भी हैं। एक ट्रैक ये है कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी जो एक हिट एंड ट्रायल के थ्रू चलते रहें, अपनी पर्सनल लेवल पे स्ट्रगल करें, मटेरियल को कंसल्ट करें। वो एक आपके पास एक बीटन ट्रैक वो भी मौजूद है कि आप उसके ऊपर चल के अपनी जर्नी को और अपने एक्यूमेंट को, अपनी क्रिटिकल एबिलिटी को डेवलप करके एग्जाम दे दें। दूसरा आपके पास है गाइडेंस। गाइडेंस जो है, जो रोल आपको कोई गाइड कर दे, कोई आपको वो ट्रैक के ऊपर चढ़ा दे, तो ऑलरेडी आप उस मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी क्रिकेट के अंदर बड़े सारे लोग हैं, उन्होंने सेंचुरीज की हैं। तो आई रिमेंबर कि बड़े अच्छे हमारे क्रिकेटर है बाबर आजम। तो वन समबडी आस्क्ड हिम कि आपने सेंचुरी की, बड़ा अच्छा किया, तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी मैंने अपने सीनियर्स के रोड मैप को फॉलो किया, मैंने इंग्लिश कंडीशंस को स्टडी किया, मैंने ये देखा कि वहां पे पिच कैसी है, मैंने ये समझा कि इसके लिए इस लेवल पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अल्टीमेटली आई वाज एबल टू कन्वर्ट माय स्कोर इनटू अ सेंचुरी। तो ये सेंचुरी अगर आपने करनी है तो इसके लिए एक सेट फॉर्म ऑफ गाइडेंस, सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके आगे तक एक पैटर्न है।
एक स्कोरिंग ट्रेंड है, एक मटेरियल्स की एक्सेप्टेबिलिटी है, एक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। उन चीज़ों को के लिए जो गाइड करने के लिए आज हम यहाँ पे आपके पास इस सेमिनार की फॉर्म में मौजूद हैं कि आपको हम ये बता सके कि वो पैटर्न क्या है। वो पैटर्न ये है कि सबसे पहले आप अपनी तैयारी को कंपल्सरी, सबसे पहले आप इंग्लिश की फाउंडेशन को बिल्ड करें। आपकी अंग्रेजी की फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी तो आपके पास वो स्किल सेट होगा जिसकी बेस के ऊपर आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं एक लेजेबल, एक पैलेटेबल और अंडरस्टैंडिंग मोड के अंदर, कि जो एग्जामिनर को भी समझ आ जाए, जिसकी सेंस भी बनती है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो और जो पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी। उसके बाद इंग्लिश फाउंडेशन के बाद आप आ जाते हैं कंपल्सरीज की तरफ। कंपल्सरीज वो हैं जो अनकम्प्रोमाइजेबल है, इसलिए उनको कंपल्सरी कहते हैं। तो कंपल्सरी से मुराद ये है कि ये वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आप कोई लेग्जिटी शो नहीं कर सकते, या आपके पास कोई ऐसी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है कि इसको मैं रखना चाहता हूं या इसका नहीं रखना चाहता। और कंपल्सरीज आपके अल्टीमेटली स्कोर के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस कंपल्सरी को हिट करने के लिए जो गाइडलाइन है, उसके डिफरेंट बुक्स हैं, उसके डिफरेंट मटीरियल्स हैं, उसका एक राइटिंग ट्रेंड है, प्रेजेंटेशन सीक्वेंस है, वो राइट सेट आपके पास होगा तो आप मटीरियल को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके नंबर अच्छे लेंगे। कंपल्सरीज के बाद आ जाता है ऑप्शनल सिलेक्शन का, ऑप्शनल्स का नहीं, ऑप्शनल सिलेक्शंस का। अब वाइड एरे ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप लोग सारे डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए होंगे, हर किसी का अपना एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है। जब भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका यार्ड से एक ही है, उसके पास्ट पेपर्स को देखिए, उसके सिलेबस को देखें, उसके अपने जेहन में एक माइंड मैप बनाएं कि मैं इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट को डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इस सब्जेक्ट के ऊपर अपने मार्क्स को बिल्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसके मटेरियल को 6-7 महीने में पढ़ के मास्टर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपने अपने आप से खुद पूछने हैं। इफ व्हेन आई वाज अ सीएसएस कैंडिडेट एंड एस्पायरेंट, मैं ये 3 चीजें देखता था। मैं पास्ट पेपर देखता था, 5 साल के पेपर के क्वेश्चंस पढ़े, हाँ जी मुझे ये क्वेश्चंस की समझ आ रही है, मैंने उसका सिलेबस देखा, 2-3 चैप्टर्स को पढ़ा, जी मैं अब ये क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक है। ये आपके एप्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। बट आई वुड रिकमेंड कि एनी कैंडिडेट जो सीएसएस में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है वो स्कोरिंग ट्रेंड के ऊपर अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन को बेस करे, क्योंकि एंड पे जब आप एलोकेशन के लिए इंटरव्यू की कड़ी पे जाते हैं तो उस वक्त एक मार्क की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें वो सब्जेक्ट रखने चाहिए जो जनरली जिनका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं स्कोरिंग ट्रेंड जैसी कोई चीज नहीं है, इट इज प्रिपरेशन दैट ओनली मैटर्स, और जितना आप गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जिन्होंने उसमें मास्टर्स किए हुए उनको भी कम नंबर लेते देखा है, और मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है, बिल्कुल नॉविस लोगों को भी 3-4 महीने के साथ अच्छे मार्क्स लेते देखे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शनल्स के लिए आपकी बड़ी की है। अब इसमें अच्छे सब्जेक्ट्स जो, अगर मैं अपने ट्रेंड को जो हमारे बैच का है, मेरा और रमजान भाई का, हम इसको अगर एनालाइज करें तो उसमें कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, उसमें एक स्टेबल सीलिंग के ऊपर वो सब्जेक्ट रहता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वो भी एक स्टेबल सीलिंग के ऊपर उसके मार्क्स जो हैं। पंजाबी इज एन एक्सीलेंट सब्जेक्ट, अगर आप पंजाबी बोल सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं तो आप पंजाबी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका मटेरियल भी शॉर्ट है और अच्छे टाइम के अंदर क्वालिटी और वैल्यू एडिशन के साथ आप उसको भी डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्रीज में से यूएस हिस्ट्री एक स्टेबल पैटर्न पे रहती है। हमने तो ये देखना है ना, कोई सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा तो वो ऊपर भी नहीं जा रहा, एक स्टेबल सीलिंग पे रहती है। तो यूएस हिस्ट्री इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री उसकी है भी, जब से उनकी आज़ादी हुई है 1770 से लेके अब तक 1900 तक यूएस की हिस्ट्री है। 1900 से टू डेट वो इंटरनेशनल रिलेशंस है और कॉन्स्टेंटली फ्लूइड है। उसके 8 सवालों में से 3 से 4 सवाल यूएस के करंट अफेयर्स से आते हैं, तो इट इज इजीली मैनेजेबल, ठीक है। यूएस हिस्ट्री के अलावा एक और अच्छा सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है। इस दफा उसका स्कोरिंग ट्रेंड एक मीडियोकर लेवल पर रहा है, बट वो मीडियोकर लेवल से नीचे प्लमट नहीं करता। तो हमने मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऐसा बनाना है कि अगर कोई एवरेज है, कोई आउटस्टैंडिंग है, तो मिला जुला के हम 670 680 मार्क्स के कट ऑफ के दरमियान आ जाए, ठीक है। तो उससे हमें ये एडवांटेज होगा कि अगर हम इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ग्रुप ऑफ हमारी डिजायर्ड चॉइस के अंदर हमारी एलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन अ नटशेल ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो मैं समझता हूं कि जो बड़ा अच्छा परफॉर्मिंग है। बट देन अगेन कि ये एक मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस और एप्टीट्यूड भी है। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस वैसे अच्छा लगता है, अगर आपको वैसे वो क्लिक करता है और आप ये समझते हैं कि आपका दिमाग जो है इस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करके इस सब्जेक्ट के सवालों पे चलता है, तो आप वो भी रख सकते हैं। वो भी कोई इतना बुरा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें भी लोगों ने 140 142 शेयर किए। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, अगर आपने एमएससी जियोलॉजी या बॉटनी की हुई है, ये आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपने यू हैव लिव्ड विद दिस सब्जेक्ट, यू हैव स्लेप्ट विद दिस सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। 4-5 साल आपने पढ़ी है। हम डॉक्टर्स को तो ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है, हमारा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है बीच में, अगर होता हो तो मैं सबसे पहले वो रखता,
रीजन बीइंग कि 5-6 साल 7 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा अगर आप रीवैम्प और रीफर्बिश करेंगे तो आप यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन कि आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो जो आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है वो तो रिगार्डलेस ऑफ स्कोरिंग ट्रेंड उसको रखना चाहिए, क्योंकि उसका मटेरियल चीज़ें आपके पास तैयार होंगी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि वो आपके घर के नंबर है, उसके ऊपर उतनी एफर्ट नहीं लगे। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है वो 200 नंबर का सब्जेक्ट है, वो उनके पास ऑलरेडी सॉलिड है, तो 200 नंबर तो आप घर से लेके चल रहे हैं। तो आपका ये बड़ा साइकोलॉजिकली आपको ये बड़ा ऐड ऑन करता है एक फैक्टर कि जी मेरे पास एक सब्जेक्ट मेरा सिक्योर है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी जो है, एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स बहुत ज़रूरी। उन्होंने जो रिकमेंडेड बुक्स और सेट पैटर्न ऑफ सिलेबस दिया उसकी कोई वजह है, ठीक है। उससे कंसल्टेशन करना, उसके साथ जो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हैंड पिक करना और अपने मटेरियल को खुद बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। किसी के नोट्स से, किसी की चीज़ों से कभी भी कोई इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने नोट्स को, अपनी चीज़ों की जो आपकी ग्रैस्प एबिलिटी है वो दूसरों से डिफरेंट होती है। उसने किस कंटेक्स्ट में नोट लिखे हैं, किस चीज़ को उसने शॉर्ट किया है, किसको उसने एक्सपैंड किया है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो उस इंडिविजुअल का अपना माइंडसेट है। सो ट्राई टू मेक 1 पेजेस। कोई भी सब्जेक्ट है, सीएसएस की जर्नी में ऐसा अक्सर होता है कि अगर मैंने आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं तो कोई बैद नहीं है कि शायद 3 महीने बाद मेरी उसकी बारी आए। इतनी सारी चीज़ें आपने कवर अप करनी है, जो आपने एक दफ़ा पढ़ लिया उसमें से पूरी तरह गुजर जाए। ये ना हो कि दोबारा आपको उसकी तरफ रिवर्ट बैक करना पड़े। वंस डन इट शुड बी डन फॉर गुड। एक तो आपकी एंजाइटी में ये ऐड नहीं करेगा, दूसरा आपका जो मटेरियल है ये आपके ऐसे और डिफरेंट चीज़ों को भी बेनिफिट करेगा, और एट द सेम टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो ये फौरन आपका जो है ये माइंड में क्लिक कर जाएगा और आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। उसके अलावा देखें, जो 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के, ऑप्शनल्स के अलावा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता या आपका जो करंट हैपनिंग्स है नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल, इंटरनेशनल, 3 के टीयर्स के ऊपर, उनके साथ आप एक्वेंटेड नहीं है, तो फिर उस वक्त आपके पास तो कोर बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है कि आप मजमून लिख सकते। एक बेस बिल्डिंग का एक वो प्लिंथ होता है, जब तक वो प्लिंथ लेवल आपने नहीं बनाया होगा तो ऊपर आप बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। आप ये कहेंगे जी आज मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर लिखने लगा हूं तो मुझे ये पता ही नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हिस्ट्री क्या है और अब मैं उसको अन्यू पढ़ूंगा, तो ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इनकी एक बेस बनानी है, इनको हमने एब्जॉर्ब करना है, तो उसके बाद हम ऐसी पोजीशन में आएंगे कि मजमून लिख सकें। 20 to 25 पेजेस का ऐसे लिखना ऑफ द कफ विदाउट रिक्विजिट नॉलेज, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और सीएसएस का तो मेक और ब्रेक भी ऐसे ही है। ये आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो कोलेस करके, कंबाइन करके वो ऐसे के अंदर आप उसको प्रेजेंट करते हैं अपने एनालिसिस के तौर पे, तो फिर ही आप सक्सीड करते हैं। तो अनटिल अनलेस कि आप उस बेस को बिल्ड करेंगे तब तक तो आप उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज ऑन इंटरनेट, उर्दू पॉइंट एक्सेट्रा, ये डिफरेंट किस्म के जो फोरम्स हैं ये बड़े अच्छे हैं, इनमें बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल बातें आपको बताई जाती हैं, पर ये कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें एवरी मार्क काउंट्स। इसमें जो आप ओपिनियन दे रहे हैं, जो आप रिसोर्स कोट कर रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कोई रिसोर्स की एक एस्टीम्ड और प्रिविलेज्ड पोजीशन होनी चाहिए। जिस तरह बड़े अच्छे डॉन मेक और ब्रेक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके एडिटोरियल बड़े अच्छे हैं। द न्यूज़ बड़ा अच्छा अखबार है। इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन आता है मंथली, ट्वाइस मंथली आता है, वो बड़ा अच्छा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, ग्लोबल इश्यूज का 40% चंक है आपके करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स में भी वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, वो बड़ा अच्छा सोर्स है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, डिप्लोमेट है, फिर कुछ और दीगर ऐसे मैगजीन है जिन्होंने करंट अफेयर्स को एमलगेमेट करके एक बड़ा अच्छा अपना एक स्क्रिप्चर बनाया होता है। तो क्वालिटी मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप आज भी जाके ना एक ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है इसको आप डाउनलोड करें कहीं से और उसके जरा कंटेंट्स को पढ़ें और उसके कंटेंट्स को आप यूएस हिस्ट्री के पास्ट पेपर के साथ कंपेयर करें तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो उसके कंटेंट्स की स्टेटमेंट है वो यूएस हिस्ट्री का सवाल है। सो दिस इज द लेवल वी आर ऑपरेटिंग ऑन। इतना बड़ा वो मैगजीन है, इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी है, इस लेवल का मटेरियल वो आपसे मांग रहे हैं, तो आप मटेरियल वो पढ़ें जो आपके लिए रेलिवेंट भी हो, जो आपको हेल्प भी करे और एट द सेम टाइम उस मटेरियल की कोई वैल्यू भी हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो मटेरियल आप पढ़ते हैं प्लीज उसका सोर्स कोट करें, ठीक है। इट एड्स वैल्यू टू योर मटेरियल एज वेल, कि आप सोर्स उसको बता नहीं रहे, इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं पाकिस्तान में इतने डैम है, ठीक है, आप वापडा को कोट करें। नेशनल नैरेटिव्स, नेशनल वेबसाइट्स हैं, किसी ने कभी क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट खोली है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप खोलेंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो उनका जो मसवदा है, उनका पॉलिसी उधर मौजूद है। आप वापडा की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने डैम बन रहे हैं, कितने बन चुके हैं, कितनी वाटर कैपेसिटी है, कितनी स्कासिटी।
ये सारी चीज़ें जो नेशनल नैरेटिव है CSS के एग्जाम में, यू आर वाइंग फॉर अ नेशनल एंड अ पब्लिक जॉब, तो जो पब्लिक सेक्टर डोमेन्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बड़े सीनियर्स मौजूद हैं, बड़े ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो बड़ी अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं। उस पॉलिसी को मुरतब करके वो एक किताब भी लिखते होते हैं जिस PDF फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आप उससे कंसल्ट करें बजाय इसके कि आप इधर उधर डिफरेंट मटेरियलों में टकरे मारें, आप उस मुसव्वदे से डायरेक्ट अगर आप कंसल्ट कर लें तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी मौजूद है ऑनलाइन, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मौजूद है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो आपके स्टेट के नैरेटिव्स हैं उससे भी क्लिक करना और कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था, किसी का मैं असाइनमेंट चेक कर रहा था स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट ने उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, पाकिस्तान शुड डिस्टेंस फ्रॉम चाइना। तो मुझे उस पर बड़ी हंसी भी आई और फिर मैंने उसको समझाया भी कि जी पाकिस्तान शुड डिस्टेंस फ्रॉम चाइना, ये तो बहुत बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट, आपने एक लोअर लेवल असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लिए आपने फॉरेन सर्विसेज में शुरू में जाना है, तो आपने इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट जो शायद टॉप एशलॉन फॉरेन सेक्रेटरी और जो ऑनरेबल फॉरेन सेक्रेटरी हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उस लेवल से जो डिसीजन आना था वो आप अपने लेवल पे ले रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान शुड डिस्टेंस फ्रॉम चाइना, चाइना एक हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है, वी कैन बी प्रूडेंट, वी कैन बी केयरफुल, और जो कुछ हमारे कंसर्न्स है उसको लेके उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं उसमें। बट इस तरह का कोई रेडिकल आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप बॉक्स से निकल के बिल्कुल 4 मील दूर चले जाएं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्टेट के नैरेटिव को, स्टेट की चीज़ों को, खासतौर पे कश्मीर इशू और करंट अफेयर्स के कुछ इशू हैं उनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा जी ISEP के अंदर हमारी बड़ी टारगेटेड स्ट्रेटेजी है, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया हम उस तरीके से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन को बिल्ड करना है, उसके बाद 2 महीने हमने आपकी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की फाउंडेशन के साथ आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का एक प्राइमर देना है, और उसके साथ हम इनको 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। एक तो लेक्चर असाइनमेंट्स होगी, वो चीज़ें जो लेक्चर्स में हैं उनको, उन चीज़ों को हमने पढ़ना है, और बाकी कुछ नॉन लेक्चर असाइनमेंट्स होंगे, और अल्टीमेटली मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करंट अफेयर्स हैं, बाकी हमारे ऑनरेबल रमज़ान भाई भी इधर बैठे हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। तो एज अ फैकल्टी मेंबर ऑफ ISEP व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू एक्सटेंड आवर नॉलेज टुवर्ड्स, कि जो हमने जर्नी में इतनी मुश्किल से इतनी चीज़ों को अबूर करके देखा हम आपसे शेयर करें। जो भी CSS एस्पायरेंट होता है ना, अगर वो ही इज इन द फाइट, कोई भी बॉक्सर जब तक फाइट में होता है वो ये नहीं बताता मेरा पंच कितने किलो का है। जब वो फाइट से निकल के सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ही इज इन अ पोजीशन कि वो अपने जो टेक्निक्स हैं, जो अपनी सक्सेस के जो मंत्रास हैं उनको शेयर करने की पोजीशन में आ जाता है। आई एम श्योर आप सबकी फैमिलीज में डिफरेंट ऑफिसर्स होंगे, आपने कोशिश की होगी उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की, कईयों ने दी भी होगी, कईयों ने नहीं भी दी होगी। बट इफ़ यू जॉइन अस, सो वी अश्योर यू कि हम आपको कंक्रीट तैयारी कराएंगे, जितना हमारे पास कोई मेटल है या हमारा कोई मुशाहिदा है, हम्बल कैपेसिटी है, उसमें वी वुड इंश्योर कि हम आपके साथ उसको शेयर भी करें। और एट द सेम टाइम मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जो फिलॉसफी आई बिलीव इन गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। तो गेटिंग थिंग्स डन है, हम आपको ओवरवेलमिंग असाइनमेंट्स देंगे। इफ यू आर विलिंग टू शोल्डर द बर्डन ऑफ असाइनमेंट्स एंड इफ यू आर विलिंग टू टेक द हिट, तो फिर देयर इज नो स्टोन दैट कुड स्टैंड इन योर वे और स्टॉप योर प्रोग्रेस और स्टॉप योर राइज और स्टॉप योर रियलाइजेशन ऑफ बिकमिंग अ CSP, ठीक है। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा रमज़ान भाई को कि वो आपके साथ अपना डाइवर्स एक्सपीरियंस शेयर करें और मजीद हमारी स्ट्रेटेजी जो है इसके ऊपर इलूसिडेट करें, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेमिनार का जो मेरा पोर्शन है मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्वालिफाइड CSS 2 times। द फर्स्ट वन वाज CSS 2017 और उसमें मेरी एलोकेशन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में हुई थी एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर इन लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। और अभी CSS 2020 में मेरी 14th पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान और मेरी अभी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई है। तो ये मेरा अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन था CSS से रिलेटेड। अब मैं ज़रा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और ये चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो होते हैं उनका एट द वेरी स्टार्ट यही सवाल होता है कि क्या एक हम्बल बैकग्राउंड से बंदे जो होते हैं या जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्या वो CSS कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली आई एम फ्राम अ विलेज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली और मेरी जो एजुकेशन है मेरे गांव से ही है और मेरी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल से, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। एंड देन मैंने जो अपनी इंटरमीडिएट की है वो पंजाब कॉलेज सरगोदा से की है। उसके बाद मेरी बैचलर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में है UT लाहौर से।
तो इससे आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि मेरी जो बेस है वो उर्दू मीडियम से है, मैट्रिक तक मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा है। तो ये जो एक मिथ है कि आपकी अगर इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन नहीं है या आपने पहले उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए CSS वो दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है। लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। आप अगर मेहनत कर सकते हैं और आप कंपेटिटिव हैं तो आप CSS कर सकते हैं, चाहे आप किसी टाट स्कूल से पढ़े हैं, चाहे आप किसी हाई स्कूल से पढ़े हैं या आप किसी अच्छे स्कूल से भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अगला जो मेरा जो पोर्शन होगा सेमिनार का वो ये होगा कि ISEP के साथ मेरा क्या रिलेशन रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। माजिद साहब के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, 2017 की अटैम्प्ट में भी मैं इनके साथ अटैच रहा हूँ, इनसे गाइडेंस वगैरह और ये सारी चीज़ें चल रही थी मेरी। ISEP के साथ 2020 में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। रिटन एग्जाम के लिए भी मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे जो हमारी डिस्कशंस और ये पैनल वगैरह के साथ जो हो रहा था सारा कुछ, वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया इंटरव्यू में, और इसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू में। तो ISEP के साथ मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। अब सेमिनार का जो मेन एजेंडा है हमारा वो ये है कि ISEP आप लोगों को कैसे ट्रेन करेगा और आप ISEP में क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ISEP जो है वो एक डिस्टिंग्विश इंस्टीट्यूट बन जाती है बाकी एकेडमीज के निस्बत से। सबसे पहली चीज़ तो ये फैकल्टी, आपको पता है कि फैसल साहब इनने भी CSS 2020 किया है, हमारे साथ डॉक्टर हमजा साहब इनकी फॉरेन सर्विस में एलोकेशन है, 51st पोजीशन है इनकी, मेरी 14th पोजीशन है, और भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं जो कि क्वालिफाइड CSS क्वालिफाइड नहीं है बल्कि उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इस वजह से ISEP की जो एक रेपुटेशन है और जो फैकल्टी है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो बंदा, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि जो बंदा एक एक्सपीरियंस चीज़ करके गुजर चुका होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता है, ठीक है। मेरा भी एक्सपीरियंस है CSS का, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 2 बार है। डॉक्टर साहब हैं, फैसल है हमारे साथ, तो हम आपको बेहतर बता सकते हैं कि CSS आपने कैसे करना है और किस तरह करना है। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं कि आपने पढ़ना कैसे है, मटेरियल कैसे है, ये सारी चीज़ें भी आपको ISEP प्रोवाइड करेगा। ISEP इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सारी चीज़ें बताएगा कि आपने CSS को कैसे लेकर चलना, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ISEP जो है एक जो बाकी एकेडमीज हैं उनसे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो एक बड़ी इनोवेटिव किस्म की हमने जो 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं ISEP में, वो ये है कि आपको जो वीकली एडिटोरियल्स का रिव्यू कराया जाएगा। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी, हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ता था। आप लोगों को पता, आप तैयारी कर रहे हैं अगर CSS की स्टार्ट की हुई है तो न्यूज़पेपर में डेली 8-10 आर्टिकल्स होते हैं जिनको पढ़ने में ठीक ठाक टाइम लगता है, और पहले स्टार्ट में आपकी रीडिंग हैबिट नहीं होती, आपको अखबार पढ़ते हुए भी ठीक ठाक 3-4 घंटे लग जाते हैं। और एडिटोरियल पढ़ने के साथ मसला ये होता है कि आपकी वोकेबलरी इतनी बिल्ड नहीं होती, तो आपको जो मेजर थीम ऑफ द टॉपिक होता है वो समझ नहीं आता। आप रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो। तो ISEP ने आपका ये मसला हल कर दिया है। इसमें होगा यूँ कि आपकी वीकली जितने एडिटोरियल्स आ रहे होंगे जिनके अंदर कोई ओपिनियन होगा या करंट अफेयर या पाक अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, तो उसके ऊपर एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकाल के आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर इस एडिटोरियल में ये एनालिसिस था और ये ओपिनियन जो था वो जो ऑथर थे वो कन्वे करना चाह रहे थे, ठीक है। तो आपको टाइम सेविंग होगी, आपको पढ़ना कम पड़ना, लेकिन आपको जो मेजर थीम होगा उसका वो आपको रेडीमेड मिल जाया करेगा। इसके बाद दूसरी जो डॉक्टर साहब ने एक और बात की थी कि एक प्लिंथ आपको पहले बनाना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि अगर मेरा लेट्स से लोग कहते हैं कि मेरा IR नहीं है तो मुझे ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। CSS जो है इसमें आपने करना यही होता है कि आपने अगर इवन इस्लाम में आपने कोई आइडिया पढ़ा हुआ है, आपने करंट अफेयर में कुछ पढ़ा है, पाक अफेयर में पढ़ा है, IR में पढ़ा है, इंटरनेशनल लॉ में इवन आपने कुछ पढ़ा हुआ, तो उसको भी आप ऐसे के अंदर कोट करके अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फेल होने की ऐसे में यही रीज़न होती है कि लोग ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस रखते हैं कि इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। उसके साथ वो करते क्या, वो इग्नोर उस चीज़ के करते हैं कि जो टॉपिक है उसकी डिमांड क्या है, और टॉपिक की डिमांड कुछ और होती है। वो सिर्फ इंग्लिश के ऊपर फोकस करते हैं और वो इंग्लिश अच्छी लिख लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनकी इंग्लिश आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक और होती भी ठीक है, लेकिन वो CSS का इंग्लिश ऐसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न यही होती है कि वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर रहे होते, टॉपिक के ऊपर अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और उस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस और डाटा चाहिए, और वो आपको ISEP जो है वो बिल्कुल आपको रेडी टू कंज्यूम चीज़ें देंगी। फैसल साहब फाउंडेशन की क्लासेस लेंगे जिसमें आपके आइडियाज़ डेवलप किए जाएंगे।
जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि होता ही है कि आपका एक आइडिया होता है, उसको आपने कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जैसे हम प्रेसी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने अपने आइडियाज़ को शॉर्ट वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना, तो आपको उस आइडिया का क्रक्स पता होना चाहिए। और ये हम इंशाल्लाह फाउंडेशन की क्लासेस में ऑलरेडी चल भी रहे हैं, और आपके सेशन में भी ये किया जाएगा कि आपको मुख्तलिफ कंसेप्ट समझाए जाएंगे, ताकि आप उनको यूज़ करके मुख्तलिफ जगह पे करंट अफेयर्स में उसको यूज़ करेंगे, पाक अफेयर में यूज़ करेंगे, इंग्लिश ऐसे में यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा आईसेप का है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा इनिशिएटिव है, जो जिसमें फाउंडेशन की क्लास हमारी होगी। उसके बाद एक और चीज़ जो आईसेप जो बाकी एकेडमी से हट के कर रही है, वो ये कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स। असाइनमेंट डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट दी जाएंगे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू अज्यूम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो फिर आपकी एकेडमी ज्वाइन करने का कोई वो नहीं बनता, कोई रीज़न नहीं बनती। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी, और उसका जो फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको वो टॉपिक तैयार हो जाता है, दूसरा ये कि आपको चीज़ें प्रेजेंट करना आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अक्सर लोग करते ये कि वो पढ़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि हम एट दी एंड पेपर में जाके देख लेंगे कि इसको कैसे लिखना है। लेकिन जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, 3 घंटे में लिखना, जो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा एट दी एंड, लेकिन उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ लिखनी है और किस तरह लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। और 3 घंटे के अंदर पेपर मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए आपको राइटिंग स्पीड जो है वो असाइनमेंट से अच्छी होगी। उसके साथ पेपर प्रेजेंटेशन में आपको काम करवाया जाएगा कि आपके पास नॉलेज जो है उसको आपने ऑन पेपर बताना कैसे, आउटलाइंस कैसे बनानी है पेपर में, आपने मैप्स कैसे बनाने हैं, अपने ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, टेबल्स कैसे बनाने हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपके पेपर को डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि 2017 और 2021 की जो मेरी अटैम्प्ट है, उसमें जो मेजर मैंने जो चेंज किया वो यही है कि पेपर जो अटैम्प्ट करने का आपका पैटर्न होता है उसको इम्प्रूव किया। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है ये आपके पेपर को डिफ्रेंशिएट करती है। क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि अगर आप लेट से IR का पेपर कर रहे हैं या पोल साइंस का, तो उसमें 15,000 कैंडिडेट्स होंगे या 10,000 कैंडिडेट्स होंगे जिनने वो पेपर अटैम्प्ट किया होगा। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा का पूरा पेपर या पूरा का पूरा सवाल देखे और फिर कहे कि इनका पेपर इनके पेपर से अच्छा है और इनका पेपर इनसे अच्छा है, तो इनको इतने मार्क्स देने चाहिए। तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो आपके पेपर को डिस्टिंग्विश करती है। जब वो एग्जामिनर देख रहा होता है तो उनको वहीं पे पता लग जाता है कि इनको पेपर आता नहीं है, बल्कि इनको पेपर पे ऊपर जो है वो चीज़ें डिस्प्ले करना, चीज़ें प्रेजेंट करना भी आती हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारा स्पेशल फोकस होगा और ये वाली चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। तो ये एक हमारा जो मेरा पोर्शन था कि आईसेप आपको क्या चीज़ें करवाएगी, ये उससे रिलेटेड था। थैंक यू सर। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वैसे भी यूजुअली मैं बताता नहीं होता, क्योंकि आपको ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेगी कि इनके ऑप्शनल ये वाले थे तो अच्छे होंगे। लेकिन चलें, आपने पूछ लिया तो बता देते हैं। मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल साइंस, उसके अलावा पंजाबी एंड इंटरनेशनल लॉ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप पूछ। ये सब्जेक्ट बीपीएससी ज्यादा डिफिकल्ट है या सीएसएस एज कंपेयर टू सीएसएस इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि सीएसएस में आपका कंपटीशन ऑल ओवर पाकिस्तान है। पीपीएससी में सीट्स कम होती हैं और कैंडिडेट भी कम होते हैं। उस हिसाब से अगर 50 सीट है तो 3,000 4,000 कैंडिडेट होगा। लेकिन सीएसएस में यह है कि आपको कम्पीट करना 15 से 20,000 में, तो सीएसएस ज़्यादा मुश्किल है। इस्लामिक हिस्ट्री और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसा है? सोशियोलॉजी का तो ट्रेंड अभी शायद अच्छा नहीं जा रहा। इस्लामिक हिस्ट्री का फैसल साहब आपको कोई आइडिया है? क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था तो इसका मैंने ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया हुआ। हिस्ट्रीज में से मेरे ख्याल से यूएस हिस्ट्री सबसे स्टेबल जा रहा है। अगर आपको ट्रेंड में स्टेबल सब्जेक्ट मिल जाए तो वो ज़रूर आप करें, क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशन कम होती है तो उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा जो होता है वो जो फ्लक्चुएट कर रहा होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा नंबर आने के भी चांसेस होते हैं, तो उसके साथ ये भी रिस्क होता है कि आप बिल्कुल फेलियर वाली साइड पे चले जाएं। ठीक है, जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट, जेंडर अच्छा है, जेंडर अच्छा सब्जेक्ट है। ऑनलाइन जो क्वेश्चन है अच्छा, इनमें से ऑनलाइन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको भी एड्रेस कर दिया जाएगा। इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन के लिए सर कोई अगर बुक रिकमेंड करना चाहे, मतलब इसमें वोकैबुलरी हो गए, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो गए, ये कहाँ से बनता है, मतलब कौन से बुक से?
बुक्स तो आपको मार्केट में अब कोई भी ले सकते हैं बुक। आपकी सैयद सादात की बुक है, करीमदाद चुगताई की बुक है, यहाँ पे हमारे प्रेसी के टीचर भी आ रहे हैं शायद, उनके पास भी रिसोर्स मटेरियल होगा। रेन एंड मार्टिन तो बेसिकली ग्रामर और ये जो आपकी बेसिक है ना वो ठीक करने के लिए, वो तो हमारे जो टीचर हैं यहाँ पे वो करवा रहे हैं ना बेसिक। सर यूनिट्स हैं 30 यूनिट्स हैं जिनमें आपको बेसिक्स से लेके टिल एंड जो आपका एक्सप्रेशन है उस तक वो करवाया जाता है। देखिए इसमें बड़ा फाइन बैलेंस है कि बड़ा फाइन बैलेंस है कि अगर आपको बहुत सारे रूल्स, ज़्यादा रूल्स आपको पता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक होती है एडिक्वेट हिट, एक होती है ओवर हिट और एक होती है अंडर हिट। ये तीन किस्म की हिट्स जो है ना, आई एम अ वेरी एविड बॉक्सिंग फैन, ठीक है। तो एडिक्वेट, ओवर और अंडर हिट, आपके पास अगर एक सेट ऑफ रूल्स है ना, बेसिक सेट ऑफ रूल्स कि ये 1 पेजर आपके पास है, आप उसके विद इन अगर प्ले करते हैं तो यू वुड बी वेरी गुड। ठीक है, प्रेसी में अमूमन ये हो जाता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा रूल्स लिए तो पेपर में स्ट्रेस सिचुएशन में आप उसको मिक्स करना शुरू करते हैं। तो हमारे टीचर क्या करते हैं, वो 1 पेजर रूल्स आपके साथ शेयर करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट प्रेसेस की आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। ये ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से ठीक होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की प्रेसी, सर आप बेहतर बताएंगे, आप किसी की प्रेसी अगर पढ़ लें और वो कहें कि मैं वैसे कर लूंगा, तो वैसे नहीं होता। हर बंदे का प्रेसी लिखने का अपना तरीका है। अगर आज भी एक प्रेसी आप अटेम्प्ट करें, मैं करूं, फैसल भाई करें, हमें भी डिफरेंस होगा। तो इसमें इंडिविजुअलिटी का मार्जिन होता है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इसका टेंस क्या होना चाहिए, इसमें ऑथर का नाम नहीं होना चाहिए, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन से यूज करने हैं, इसको बाद में टाइटल क्या देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल इसमें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। ठीक है, तो वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको इंग्लिश के टीचर बताएं। ठीक है, असल तो में एक अच्छी बुक पकड़ लें, उसके साथ फोकस करें। सर वो पहले जो और दूसरा एक और बात इंग्लिश प्रेसी को लेके, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप देखिए जो आपकी प्रेसी और कंपोजिशन है वो 40 नंबर है, बाकी 60 क्या है वो आपका रट्टा है, जिसमें इडियम्स आ जाते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, ठीक है, और आते हैं इसमें से सबके नंबर एवरेज ही आते हैं। जो ये पोर्शन है ये तो आपके हाथ में, ये पेट मार्क्स हैं आपके, ये पेट मार्क्स अगर तैयार है तो आप और इसके लिए स्पेशल क्लासेस भी हैं। इसके लिए स्पेशल क्लासेस है। हम आपको इडियम्स के सेट देंगे जो रिपीट हुए हुए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के सेट देंगे जो रिपीट हुए हैं। लेकिन सर रिपीट में देखा तो तकरीबन 15 to 20% रिपीट है, बाकी 80% मतलब देखिए जो जो नहीं repetition 0% पूल है ना, पीछे इतने ज्यादा मतलब आप एनर्जी दे दे। देखिए अगर आप सारे पास पेपर्स के मतलब कोई इसलिए मैं कह रहा था कोई रिकमेंडेड कोई स्पेसिफिक, देखिए रिकमेंडेड कोई भी नहीं। देखिए इडियम्स तो इतने सारे, ठीक है, इडियम्स तो आप जितने याद करना चाहिए, अब आपकी एफर्ट है। अभी तो फैसल भाई खड़े हैं, आपने कितनी की थी प्रेसी के लिए, आपने कितने इडियम्स और कितने वर्ड्स और कितनी डिक्शनरियां याद की थी? आपके 75 है ना प्रेसी में। एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश की थी, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश उन्होंने की थी पूरी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब मेरा अगर मैं अब दोबारा अगर मुझे देना हो तो मैं इस पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है ना, ये तो कंक्रीट चीज है। इसको मैं महीना लगाऊं उस किताब को, रोज के 5 सफ़े अगर मैं कर रहा हूँ, वर्ड्स वोकैबुलरी भी बिल्ड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स भी कर रहा हूँ, साथ पंक्चुएशन की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो इस 60 में से कम मैं 40 तो ले लूंगा। उसमें से अगर 10 भी आ जाते हैं, ठीक है, 50 लेके कम से कम मैं कट ऑफ पे तो हूँ। और अगर एमसीक्यूज जो वर्ड है, वो जो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन भी आती है मोबाइल पे मगूश के नाम से, उस पर वर्ड प्रैक्टिस आप हाई फ्रिक्वेंसी की वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स आपके ठीक है, उसके एमसीक्यूज में से तो इसमें से आराम से लोग 60 में से 50 तक नंबर ले जाते हैं। ये आपको पास कराने के लिए ये वाला एरिया, क्योंकि इसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो ना, तो आपको अगर 25 नंबर की प्रेसी है तो वो आपको 15 देगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके जो आपने तैयार किया वो आ गए हैं, आप लोग सारे पंजाब से हैं, पूरे नंबर आप आप गिलगित से। ठीक सर है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, 2-3 बच्चों ने पूछा है, और इसके अलावा जो सेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? ये सेशन हमारा जो है 7 जून से स्टार्ट हो रहा है टेंटेटिवली। ठीक है, मजीद जो शेड्यूल है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जो है आप आईसेप के ऊपर इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो आपके साथ इन कांटेक्ट आ जाएगा, तो वो डिटेल्स आपको कन्वे कर देंगे। हमारा एम ये है कि देखिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू पास ऑल द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट इज टू स्कोर वेल। खासतौर पे जो पंजाब वाले हैं उनके लिए तो ये क्विंटेसेंशियल है कि वो अच्छा स्कोर करें। इफ दे आर नॉट अबव 650, आप जीपी में भी अगर हैं तो आपके देखिए ना, जो ग्रुप्स की जब सीट्स डिवाइड होंगी तो जिस ग्रुप के लिए, हाँ 1 या 2 होंगी, तो आप जिस लेवल पे फॉल करेंगे, आप किस ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू गो टू पैस, फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की टॉप 3 ग्रुप्स हैं। तो अगर आप उन टॉप 3 की सीलिंग में नहीं फॉल करते, स्कोर ही आपका इतना है, तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, उसके लिए जो वैल्यू एडिशन है, जो नंबर हमारे हाथ के कंक्रीट हैं ऑब्जेक्टिव्स के, और ये जो मैथमेटिकल नंबर है हमारे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, रमजान भाई आपके कितने नंबर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में? मेरे अभी 74 है। 74
It's an outstanding score. मेरे ख्याल nationally he must be in the top 2 or 3 when it comes to general science. जो allocate हुए उनमें तो I'm sure कि he is in the top 2. ठीक है, 74 स्कोर आपने जनरल साइंस में ले लिया है, एक ही किताब है उसकी, वो आपने सही तरीके से कर ली है, पास्ट पेपर्स आपने स्टडी कर ली है, तो आपको पता है जीके के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर प्लस जनरल साइंस एंड एबिलिटी। 74 आपके इधर आ गए, अगर आप 50-50 भी इधर लेते हैं तो 170 प्लस इस पोर्शन में आपके जो हैं ये बहुत अच्छे नंबर। सर वो बुक का नाम क्या है, जनरल साइंस एबिलिटी जो आपने पढ़ा? वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, वो हम- डिटेल मटेरियल है उसका, हमने एक पीडीएफ बनाया है विद बुक्स, तो वो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उसमें आपके साथ शेयर कर वो आपके साथ सारी डिटेल्स वो सारी डिटेल्स हम आपके साथ और शेयर इसमें सर एक और इनके लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हमने पहले ट्रायल क्लासेस रखी हैं, डेमो जी। क्लासेस आप ले सकते हैं, आप आएँ, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल द क्लासेस एंड टीचर्स ओनली देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद अस। बिल्कुल। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये दोनों इधर खड़े हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे से, ठीक है, मैंने तो ये सफर किया जो आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, आपने किस में पढ़ा हुआ है? मैंने सर सोशियोलॉजी मास्टर किया। सोशियोलॉजी रखना है, बस उस पर बात रखना, उसका ट्रेंड छोड़ दें। उसका ट्रेंड आप छोड़ दें, बिकॉज यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट सब्जेक्ट। आप अपने खालदून को चीजों को, साइक्लिकल पॉलिटिकल चेंज थ्योरी, इन सारी चीजों को मेरे से बेहतर समझते हैं, ठीक है, तो सोशियोलॉजी हमने रखना ही रखना है। आपका क्या सब्जेक्ट है, किस चीज में आपने किया हुआ मास्टर्स या कोई डिग्री? जी जी, सर बाय प्रोफेशन में क्रिमिनल लॉयर। अच्छा, क्रिमिनल लॉयर, क्रिमिनोलॉजी आपने रख लिया, बिल्कुल रख लिया। आपका एलएलबी और एमए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी आपका तो बड़ा, आप यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखे हैं आपके, एलएलबी के दौरान आपको पढ़ते हैं वो कंपैरेटिवली। क्रिमिनोलॉजी भी रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी रख सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है आपने, बट वो उसका स्कोरिंग ट्रेंड ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करें। पॉलिटिकल साइंस के साथ नेचुरल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बनती है। आपका तो स्टैटिस्टिक्स का भी सब्जेक्ट है ना उसमें, और बहुत अच्छे स्कोर बहुत अच्छे स्कोर आते हैं उसमें, और आप तो एमफिल है माशाल्लाह, 90s में ले सकते हैं। डिग्री, तो स्टैटिस्टिक्स तो आपको बिल्कुल रखना चाहिए। ये नहीं देखना कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है 4-5 साल, मैं एमफिल उसमें कर रहा हूँ तो मैं वो छोड़ दूँ, ठीक है, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है वो आपका पावर जोन है, ठीक है, उस पावर जोन के अंदर जरूर खेलना है आपने, उसमें आप थोड़ा सा अगर 1-2 महीने लगाएंगे, अगर आपने डिग्री, आपका जीपीए 3 भी था तो आप 3.9 वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, बजाय इसके कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आईवी लीग के लोग भी, हमारे साथ में आईवी लीग के लोग भी कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो बॉल गेम थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इसमें आपके पास 200 में से 140-145 स्कोर करना बड़ा आसान होगा। आपका क्या सब्जेक्ट है माशाल्लाह? जर्नलिज्म। ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना ये आपको रखने चाहिए, दोनों का स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है। पंजाबी का तो जिसने पंजाबी रखी है वो कभी पछताया नहीं है, ठीक है, क्योंकि पंजाबी में अगर आप देखें सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल लॉ का स्कोरिंग ट्रेंड देखें तो वो 40-45 जनरली जो है दोनों में यही चलता है। सोशियोलॉजी में भी अनफॉर्चुनेटली इसी तरह मार्क्स इस दफा आए हैं, ठीक है, सो पंजाबी में 88, 89 यानी 200 मार्क्स सब्जेक्ट जितना नंबर पंजाबी के लिए देगी। सर नॉन वो आउट ऑफ पंजाब के लोग रख सकते हैं पंजाबी? रख सकते हैं, अगर आप बोल सकते हैं और उर्दू लिख सकते हैं बोल सकते हैं तो आप पंजाबी रख सकते हैं। यार आई एम अ सराइकी स्पीकर और मेरी पंजाबी थी और मेरे 80 नंबर है। 80 मार्क्स हैं इनके माशाल्लाह पंजाबी में, इसमें से 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट निकल आते हैं। अगर आपको समझ आ जाती है ना पंजाबी की तो यू कैन डू इट। बिल्कुल, तो वो आप कर सकते हैं, बट वो पंजाबी वाले ग्रुप में सोशियोलॉजी भी है, हाँ। तो वो आपको देखना पड़ेगा जी, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड है, तो इट कुड हैपन कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे तो आगे इंटरव्यू में दे वो टास्क कि आप सोशियोलॉजी हाँ, मास्टर आपका रखा, आपने बहुत पंजाबी। strong area होगा। तो उस वक्त इंटरव्यू लेवल पे जाके आपके लिए थोड़ा सा उसके लिए इशू क्रिएट, गो फॉर सोशियोलॉजी, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आई पर्सनली रियली लाइक इट, अच्छा सब्जेक्ट है। सही साइकोलॉजिकल फैक्टर को कैसे कवर किया जाए, मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन होता है कि डिप्रेशन में पड़ा जाता है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, देखिए कामयाबी कोई भी हो अल्लाह के हाथ में, इंसान की तो आदमी कोशिश है ना, और हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत है। मैं आपने अगर इंटरव्यू नहीं देखा हुआ, मैंने MBBS किया, मैं अमेरिका गया, मैंने उधर सर्व किया, मैं वापस आया गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ, एज ए मेडिकल ऑफिसर किया, अभी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी CSS हो गया तो उस तरफ जा रहा हूँ, तो अल्लाह ने लिखा था जिधर जाना है तो हम तो उधर जा रहे हैं, तो आप कहें कभी इधर कभी उधर, तो वो जो आपका जो पाथवे वो अल्लाह ने उसका तयन किया हुआ है। इंसान के काम में सिर्फ एफर्ट है, अगर आपका पैशन है किसी चीज़ की, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट, मैं जिस भी प्रोफेशन में था, मैं मेडिकल प्रोफेशन में, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, आई वांटेड टू कम हियर। तो आपका जो पैशन है उसके लिए आप मेहनत करें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और टारगेटेड तैयारी करें तो इट शुड हैपन फॉर यू, और अगर नहीं भी होता तो उसमें अल्लाह की कोई मसले आता है। देखिए इट्स अ मैराथन, पहली चीज, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। ये नहीं कि मैंने 100 मीटर भाग लिया, 1 महीने में मैं 4 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, 1 महीना में बिल्कुल जनाब बाहर
घूम रहा फिर रहा हूँ, दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। इससे स्टैंडर्ड पैटर्न, अपनी लाइफ को नॉर्मल रखें, रोज के 4-5 घंटे अच्छे क्वालिटी मटेरियल को दें, उसके साथ आप अपनी स्ट्रेस डी स्ट्रेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, फैमिली के साथ टाइम है, इन चीज़ों को स्पेंड करें। मैं ये रमज़ान भाई की फिलॉसफी से मैं एग्री करता हूँ कि CSS के साइलोज में नहीं होता। CSS और ये जो एग्जाम है, आपका जो ओपिनियन है, आप बाहर जा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि जी लोग बार्गेन कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक मसाइल ये है। परचेजिंग पावर पैरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा आपको मार्केट में जाके पता लगता है। जो एडम स्मिथ कहते हैं, अगर अवाम बार्गेन मार्केट में जाके ज्यादा कर रही है तो इसका मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी मुल्क की खराब हो। तो जो आपके सामने जो करंट आपकी हैपनिंग्स है ना, वो मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ जब मैं इंटरव्यू के लिए गया ना, तो रास्ते में एक रोड ब्लॉक था, तो उसके साथ एक डिस्पेंसरी आती थी, वो डिस्पेंसरी बंद थी। तो मैं जब आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, यू आर अ डॉक्टर एंड कमिंग फ्रॉम अ हेल्थ प्रोफेशन, यू मस्ट हैव सीन सम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट कमिंग टुवर्ड्स FPSC, यू नो इट्स राइट on the block wall and this. I said, yes, sir, there's a dispensary. And some lock was put on it and it was not open. I don't know why it's not functioning and why it's not delivering the people. This shows your observation कि आप दुनिया में हैं, तो फेज आउट होके इसकी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। तो डी स्ट्रेस करें, अल्लाह पे बिलीफ रखें, टारगेटेड तैयारी करें और मेहनत करें। मिल थ्रू आपको करना पड़ेगा। रमजान भाई माशाल्लाह सेकेंड टाइम इन्होंने क्लियर किया, इज वन ऑफ द टॉपर्स इन पाकिस्तान, और मैं इनका दोस्त के अलावा इनका फैन भी बड़ा हूँ, ठीक है ना। तो वो आपको पता होता है, ही हैज वर्कड हार्ड, ठीक है। आई कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद, ठीक है। मैं आर्मी स्कूलों में कभी कराची, कभी कहीं, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, पोस्ट होते रहे। तो वी हैव डन आवर शेयर ऑफ हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड, बट देयर इज ऑल्सो नो सब्स्टिट्यूट टू राइट फॉर्म ऑफ गाइडेंस, ठीक है। आप खुद अगर इस जर्नी को अंडरटेक करते हैं, आपको ये ना पता होता सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैंने पास्ट पेपर देखने, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैंने स्कोरिंग ट्रेंड देखना है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है मैंने कभी नहीं पढ़ना तो उसके लिए मैंने गाइडेंस लेनी है। करंट अफेयर्स की आप 5 किताबें डिफरेंट जो कमर्शियल हाउस होल्ड्स हैं उनसे आप डिफरेंट किताबें ले लेंगे और उनको फिर आप पढ़ना शुरू कर देंगे और एंड पे आपके पास मटेरियल कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। हम आपको वो बताएंगे जो क्वालिटी मटेरियल है जिससे आपने तैयार करना है, ठीक है। आप अच्छा पढ़े, लिटरेचर है, रखना ही रखना लेंथी तो है, मगर अगर नहीं पसंद लिटरेचर वालों के लिए थोड़ी सी लेग्जिटी है, ठीक है। उनका वाकई बड़ा लेंथी है और उसमें से वो फिर लिटरली सवाल भी पूछते हैं इंटरव्यू में, फिर आपको आप फिर वो स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से आपका बी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इससे मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट है हमारे उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देख लेना, ये ना हो कि आप रख लें उसको। क्वेश्चन पेपर 5 साल की स्टडी करके सब्जेक्ट का फैसला करना है आपने 17 के जरूर देखना। इलेक्ट्रॉनिक्स आप दोनों का फिर फिजिक्स वाला एंगल होगा। कंप्यूटर साइंस के बड़ा अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, उसके पास पेपर आप जरा देखिए, अगर आपको वो समझ आते हैं तो उसके लिए तैयारी करके आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए जी बात ये है कि अभी जून है, ठीक है, तो डिफरेंट एकेडमीज जो है वो डिफरेंट टाइमलाइंस को ऑफर करती हैं, ठीक है। हम आपके साथ टिल दी अटेम्प्ट है 5 months का जो इनिशियल फाउंडेशनल पीरियड है, कंपलसरी बिल्डिंग है, उससे लेके 9 months तक टिल द मॉक्स विल विद यू, ठीक है। अब इसमें जो असाइनमेंट्स वाली उन्होंने बात की, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। टीचर जो मर्जी पढ़ा दे, अपना जो एफर्ट होता है, जो आप खुद मैं शाम को बैठ के अखबार पे पढ़ूंगा, जो मेरे ज़हन में नक्श होगी बातें वो और है। हम आपको प्रेसी भी बताएंगे, हम आपको चीज़ों का जो क्रक्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मटेरियल्स भी शेयर करेंगे, बट इन द एंड इट इज गोइंग टू बी योर ओन एफर्ट। मेरा कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, मैंने IMF पे मजमून लिखा था, 45 मेरे मार्क्स हैं। हालांकि लोग कहते हैं डरते हैं IMF है तो क्या है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है, आपने इन डेप्थ उसको पढ़ा है, तो आप IMF के ऊपर लिख सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट किया। तो टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। टेलर मेक अ गुड रूटीन, स्टिक टू योर असाइनमेंट्स, स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन एंड पुट इन द एफर्ट। ये 4 चीजें आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें कंट्रोल में आने। सर इसमें एक और चीज़ याद आती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट देयर आर सम पीपल हु नीड अ पुश इन देयर लाइफ। उनको ना एक पुश चाहिए होता है हमेशा चीज़ों को। एक दिन वो करते हैं काम, दूसरे दिन वो क्या कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये एकेडमीज हैं जो आपको ये सारी चीज़ें इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए बस इंडिविजुअल में ये इशू होता है ना कि आप पढ़ बहुत सारी चीज़ें रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता मैंने जो पढ़ा है वो ठीक भी है या नहीं। वो तब पता लगता है जब आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में अटैम्प्ट करते हैं और उसको फिर वो बंदा चेक करता है जिसका एक्सपीरियंस होता है, जिसको पता होता है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत। फिर उसमें जो मॉडिफिकेशंस वो रिकमेंड करते हैं वो जब आप करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है प्रॉपर तैयार होता है।
तो एकेडमी का ये फ़ायदा है यहाँ पे आपको कि आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगे यहाँ पे प्रॉपर, और हमजा साहब है, मैं हूँ, फैसल साहब है, हम आपकी असाइनमेंट्स के ऊपर कमेंट्स देंगे कि क्या चीज़ इसमें अच्छी है, क्या चीज़ इसमें वीक है, क्या एडिशन होना चाहिए, क्या डिलीशन होना चाहिए, उससे फिर आपके वो फाइनल नोट्स बन जाएंगे काइंड ऑफ। जिस तरह हमने वो चाइना वाली बात कहा, इसके अलावा अगर आप वो लिखा है तो 10 में से आप 10 अगर में उस हुआ है। यहाँ पे वो लिखते तो उसकी वहीं पे मॉडिफिकेशन होती कि नहीं ये वाला आपने आर्गूमेंट नहीं देना, तो वो पेपर में वो वाली गलती ना करते। इसके अलावा सर बच्चों को मतलब इंग्लिश we would का be talking about Army's interference in political domain, and we would be phrasing it like inter-institutional frictions, which is the better? Inter-institutional frictions बेहतर लफ्ज़ है ना, inter-institutional interference बेहतर लफ्ज़ है, allowing the institutions to grow, different चीज़ें ना, इनको फ्रेज करने के तरीक़ेकार भी होते हैं, ठीक? Institutional clashes, institutional overlaps, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो वर्ड है आपके लेक्सिकॉन से इनको भी समझने की, जो रमज़ान भाई कह रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश हेल्प डेस्क भी जो है ना आप लोगों के लिए स्पेशली इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें अपनी असाइनमेंट्स जो हैं इंग्लिश पर्सपेक्टिव से आप सबमिट करवा सकते हैं, उस पर आप जो है ना अपना फीडबैक ले सकते हैं और आपको प्रॉपर उस हवाले से भी जो है ना वो गाइड किया जाएगा। रमज़ान साहब आपके लिए वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन जी, है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन इधर ऑनलाइन भी है और इनका भी है फिजिक्स का। फिजिक्स वो लोग इंजीनियर्स खास तौर पे ये पूछ रहे हैं कि उन्हें ऑप्ट करनी है या नहीं करनी। मैं भी इंजीनियर हूँ, 2017 में मैंने भी ऑप्ट की थी फिजिक्स, लेकिन फ़िज़िक्स मैं रेकमेंड करूँगा जिनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या उन्होंने फ़िज़िक्स एज अ बेसिक कोर्स वहाँ पे पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो ऑप्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है, मैथ और कैलकुलेशन वगैरह होती हैं इसमें, तो अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाए आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कभी कभार, 2017 में हुआ था, पेपर 2 काफ़ी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो तब आपके लिए जो जिनकी बेसिक नहीं होती एजुकेशन, तो उनके लिए ज़रा टैकल करना इशू हो जाता है वो। तो अगर आपकी बेसिक उसमें डिग्री है तो गो फॉर इट, फिज़िक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप 140-150 आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इसकी जो फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप इसको जो है वो आप ना करें, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। बाकी आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल दैट नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इफ इट्स जून, इफ इट्स जुलाई, if it's August, it's too late. It's too late. This is the right time to pick up the pace. Whether you join the academy or not, it is a point of your personal privilege or your personal preference. ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट जिससे तैयारी स्टार्ट करनी, सेमिनार का मकसद तो आपको सीएसएस के मुतालिक भी बताना, नाउ इज द राइट टाइम। इस राइट टाइम को कैच कर ले, इनफ टाइम है आपके पास कि आप इस अटेम्प्ट के लिए एक टारगेटेड उस विंडो के अंदर है, अभी आप तैयारी कर लेंगे, जिसके नवंबर तक सारे सब्जेक्ट सर हो गए, ठीक है, शायद एक आधा ऑप्शन रहता भी हो, वो गेम में इन अगर 1-2 महीना भी लेट हुआ तो फिर वो आपका फेब तक वो फिर आपका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका, जब आपने मॉक्स देने उस वक्त आप सब्जेक्ट कर रहे होंगे, तो वो फिर वो बात नहीं बनेगी, फिर आप कहेंगे मैं सब्जेक्ट करूँ या मॉक दूँ, और मॉक दिए बगैर टाइम मैनेजमेंट और वो चीज़ें जो हैं वो फिर वो सही तरीके से आपकी टैली नहीं करती एक दूसरे के साथ, ठीक है? जी जी देखिए, अगर तो आपको 1 पेजेस और चीज़ें मिल रही हैं, मटेरियल मिल रहा है, तो फिर मैं नोट्स मेकिंग में बिलीव नहीं करता, मगर कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, जिस तरह वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, तो उनका साइक्लिकल पॉलिटिकल चेंज थ्योरी के ऊपर अपना एक व्यू पॉइंट है, फिर उन्होंने जिस बुक से पढ़ा है वो उसके लिए नोट्स को कंपाइल करना, बजाय इसके कि आप 4 किताबों से वो देखें, अभी सफ़ा नंबर 5 तो सफ़ा नंबर 100, तो वो एक जगह पे कंपाइल करना बड़ा आसान हो जाता है। अब फर्ज करें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, ये कोई भी ऐसी करंट अफेयर्स की ऐसी चीज़ है जो यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, उसके ऊपर जो मैंने पढ़ाया है या जो किसी और ने पढ़ाया है, उसके अलावा जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं वो आप कहाँ पे डालें? तो इसके लिए बड़ी अच्छी टेक्निक है नोट्स के लिए, स्टार्ट गेटिंग टेक फ्रेंडली, ठीक है? आप प्रैक्टिस करें लिखने की, ऐसे की चीज़ों की एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस तो आप असाइनमेंट्स में कर रहे हैं, बट जो आपका कोर मटेरियल है ना, उसके लिए स्टार्ट गेटिंग टेक फ्रेंडली। जो आपको आर्टिकल अच्छा लगता है, मैं तो उसका लिंक एक पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेता था, उसको खोला बाद में पढ़ लिया, तो वो नोट्स की बजाय हमने तो देख रहे हैं ना हमारा टाइम इसमें बचे और मटेरियल भी इकट्ठा होता है, तो वो ये एक बड़ी अच्छी एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट है जिनके अगर हम नोट्स ना बनाएं? मेरे ख्याल करंट अफेयर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है ना, अफगान पीस प्रोसेस पे रोज नई डेवलपमेंट होती है। अगर आपने इम्तिहान में डेवलपमेंट लिखी सितंबर की और मैं लेके आया था जो 13 फरवरी को भी हुई थी और 14 को एग्जाम है, तो फिर नंबर किसके ज्यादा होंगे? उसमें फिर आप नोट्स जो है ना उसको अपडेट करते हैं उसको, और अपडेट करना कागज के ऊपर मुश्किल है। 3 सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश एसे का, इंग्लिश प्रेसी का और करंट अफेयर्स का, ये 3 सब्जेक्ट आपके आखिरी दिन तक चले। कासिम सुलेमानी साहब की जो शहादत थी वो जनवरी में कहीं हुई, हमारे पेपर में एमसीक्यू भी था। हाँ बिल्कुल, 3 जनवरी। लोग कहते हैं नवंबर में पेपर बनता है, नवंबर में नहीं बनता, पेपर पेपरों से पहले ही बनता। 30 जनवरी का भी आया हुआ था सवाल। और सर जो हम जो मैगजीन से जो डेली बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें?
उनके रिफ्लेक्ट फिगर पे वो डेली बेसिस पे किसी नोट पे हम कोई जो नोट करते जाएं या बिल्कुल नोट करते जाएं आप। आपके फैक्चुअल पास एक फिगर के लिए database- अलग से एक डायरी सी बना लें छोटी सी, एक तो डायरी आपके सी साथ बना रहे, लें। वीकली रिवाइज कर लें, मंथली रिवाइज कर लें, वो करंट उसको अफेयर्स का एक fresh डॉक्यूमेंट कर लें। बना लें, उसमें डाल देंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप उसको डिजिटली कर रहे हैं तो आप राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ दें, पेपर में आपने लिखना है तो वो राइट एग्जॉस्टिवली। क्योंकि सर अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर तो चीजें ये वो भूल जाती हैं आपको चीजें अपने पास जो है ना एक जो बच्चा रोज का काम रोज करता है वो कभी स्कूल में नाकाम नहीं होता। बिल्कुल। मैंने तो सारी जिंदगी यही सीखी। ये बचपन में कहते थे लेकिन तब कहते थे नहीं ऐसे ही बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही है। जी जी सर ये ऐसे का जो वो है वो किस तरह ले जाएं? ऐसे को मतलब प्रिपेयर कहाँ से, मतलब ऐसे कहते हैं 95% जो होता है पहले 95-99% ऐसे जो है वो मेक और ब्रेक है सीएसएस का। उसका एक सिंपल एक ऐसे में मैंने किसी एक सीनियर से बड़ा सुना कि वो ऐसे में अफसर तलाशते हैं। मैंने उससे मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ऐसे में अफसर कैसे मिलता है? कहते हैं देखिए सर बाकी सब्जेक्ट तो ऐसे ऐसे ही मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। वो उसके बगैर आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मैं चीज़ों को सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, एनवायरमेंटली, लीगली मैं देख सकता हूँ तो मैं मजमून लिख सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ उसको सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से लिख दिया तो वो मजमून नहीं है, वो एक पर्सपेक्टिव है उस मजमून का, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा जी वो ऐसे में ना अफसर तलाशते हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे में अफसर कैसे तलाशते हैं? कहते जी ऐसे की आउटलाइन होगी, इसका मतलब उसका थॉट प्रोसेस कोहेरेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचता है। ऐसे में अगर वो सोल्यूशन ठीक दे रहा है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन डिसीजन ले सकता है। ऐसे में अगर वो स्टेट के खिलाफ या स्टेट के हक में बात कर रहा है तो इसका मतलब वो नेशनलिस्ट है या वो एंटी नेशनलिस्ट है, या पैट्रियाटिक है या ओवर पैट्रियाटिक है। तो ऐसे में कुछ ऐसे सारे की एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको वो एक अफसर के तौर के ऊपर भी पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्रामेटिकल्स, सिंपल ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश with vibrant and diverse form of ideas अगर आप मजबून में देते हैं, presented in a manner that is prescribed as per the FPSC criterion, तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा ऐसे इसकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, वो भी सर डिस्कस करते हैं हमारे इंग्लिश वाले। जो ऐसे पेपर चेकर है ना, वो आफ्टर एवरी सिंगल सीएसएस एक अपना ओपिनियन भी देते हैं कि मजबूनों में हमने क्या कमी पाई, तो उन कमियों को भी जरा पढ़ें। और उन कमियों के ऊपर काम कोहेरेंट नहीं होता, आउटलाइन बहुत लंबी थी, जस्टिफाई नहीं कर सका, वर्बोसिटी ज्यादा थी, अल्फाज भारी भारी एक्स्ट्रावेगेंट यूज करता था, इंग्लिश बहुत अच्छी है पर आइडियाज नहीं है। तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखता है, दूसरा रुख तो देखता ही नहीं। तो ये सारे वही फीचर है। एक अफसर में क्या होना चाहिए? कोहेरेंट थॉट पैटर्न, हर एंगल से चीज को देखता हो, सोल्यूशन दे सकता हो, पैट्रियाटिक हो, बीट अबाउट द बुश ना करे, टू द पॉइंट हो, अच्छे तरीके से कंक्लूजन करे, लीडरशिप एबिलिटी हो, ये सारी चीजें मैनेजमेंट उसमें आ जाती है। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे में ऐसे कंप्लीट हो गया तो यू आर अ गुड टाइम मैनेजर। और अगर आपका रह गया आउटलाइन रहेगी या कंक्लूजन रहेगा तो उनको पता लग जाएगा कि इससे टाइम मैनेज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो क्रिटिकल एबिलिटी और क्रिटिकल एनालिसिस का भी इम्तिहान है सीएसएस। ऐसे सिर्फ इंग्लिश का इम्तिहान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो मिथ है स्टूडेंट्स में। तो सर ये क्रिटिकल एनालिसिस, ये ओपिनियन मैच्योरिटी है, मतलब इसको बंदा, वो मैंने पास्ट पेपर्स काफी देखा था, तो उसमें ये है कि हमारा सोशियोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, वो बुक से तो नहीं आ रहा, करंट जो सिनारियो है जो दुनिया में हो रहा है, मतलब देखिए एक जो 2000 उससे रिलेटेड आपको अपनी ओपिनियन देन आपको खुद से मतलब हाल में बैठ के जनरेट करना पड़ता है, मतलब जो ऐसे ही करना पड़ता है। ऐसे ही है। तो मतलब किस तरह ओपिनियन मेजॉरिटी किस तरह, देखिए जब आप अपने जो skills है उसको किस तरह मतलब 50% जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं ना सीएसएस की, तो आपके आइडियाज, आप देखिए कोई भी दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का कोई भी नेशनल इशू है, उसके लिए पहली चीज क्या चाहिए, पहला सोल्यूशन क्या चाहिए? पॉलिटिकल विल। हर दुनिया का जो मसला है, पाकिस्तान दुनिया का मसला है तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल विल चाहिए, पाकिस्तान का मसला है तो नेशनल पॉलिटिकल विल चाहिए। ऐसे सेकंड स्टेप पे आपको कोई चाहिए, कोई मसला है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फिर सोशल क्लाइमेट, सोशली लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए, चेंज के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको किस तरह हमने सप्लांट करना है, फिर इन्वायरमेंट हमने कैसा क्रिएट करना है, फिर लीगली उसको हमने कैसे कवर करना है। तो वो जब आप थ्रू द टाइम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आप मटेरियल पढ़ते हैं ना, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल आपका कवर हो गया, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशल एंगल आपका कवर हो गया, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो लोगों के एनालिसिस, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें आपकी कवर होगी। ये सारी चीजें कंबाइन करके आपके मजमून को बनाती हैं। इवन इस्लामियात में ये होता है कि होता वो एक लेट से ज़कात का है, तो एंड पे वो करंट अफेयर का सवाल बन जाएगा। वो ज़कात में पूछेंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम क्यों नहीं आ सकता या कैसे लाया जा सकता है। तो आपने सिर्फ उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहना, आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स के आइडियाज़ उसमें पुट इन करने हैं, उनको रिलेट करना है, रेलिवेंसी क्रिएट करनी है टॉपिक से। ऐसे नहीं कि किसी का आइडिया उठा के लगा देना वहाँ पे। तो यही ट्रिक यही है आपको कि आपको चीज़ें एनालिसिस करके उनको जोड़ना आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आज आप करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर का, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इन 4 सब्जेक्टों का सिलेबस उठा के सामने रखें ना,
तो यू वुड बी सरप्राइज कि 50% चीज़ें जो टॉपिक एरियाज हैं वो ओवरलैप। इसका मतलब कहीं का भी कहीं भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, यूएस हिस्ट्री का 50% पेपर यूएस के करंट अफेयर्स, बाइडेन की पॉलिसीज क्या हैं, ट्रम्प की पॉलिसी क्या थी, आईआर में यूएस हिस्ट्री, आईआर में ऐसी यूएस हिस्ट्री का जो लास्ट टाइम पिछली से पिछली हमारी अटेम्प्ट वाला पेपर है, सारा इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर था, मेजर पावर स्ट्रगल, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें जो हम आज आपसे डिस्कस करना चाहते बाकी थे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेस्क पे इंफॉर्मेशन डेस्क पे आ जाएं, आपको मज़ीद वहाँ पे आपको इन डिटेल जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, Thank you आप लोगों ने So टाइम much, I निकाला। hope कि आपको हाफिज़। कुछ क्वेरीज और कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए।